अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं राहवाली में मौजूद हूं। कासिम खोखर, जिसकी गुजरांवाला सेंट्रल जेल में डेथ हो गई, जो 2.5 साल 9 मई के मुकदमे में जेल में रहा और फिर जेल में ही उस नौजवान की वफात हुई। आज मैं उनके घर वालों के साथ मौजूद हूँ। कल इस नौजवान की डेथ हुई, लेकिन बहुत खौफनाक इंकशाफ हुए। एक जुल्म, एक बर्बरियत की कहानी है जो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये कासिम खोखर के वालिद साहब हैं, ये छोटा भाई है। बाकी अजीज जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। इनके अजीज जो मौजूद हैं, इनसे भी बात करता हूँ, उनसे पूछता हूँ जो पोस्टमार्टम के लिए गए, क्या उन्होंने देखा, और फिर कासिम के हवाले से बात करता हूँ। वालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, लेकिन इनका बीपी लो है। यकीनन एक जवान बेटे की डेथ है, जवान बेटे की मौत है, तो वालिद जिस तकलीफ में होता है ये वालिद ही जानता है। तो मैं वालिद से बात नहीं करता, छोटे भाई से बात करता हूँ। और इसके अलावा बाकी उस नौजवान के मामू हैं, उनसे बात करूंगा। और कासिम खोखर के साथ जेल में वक्त गुजारा है रजवान मुस्तफा सियान, जो यहाँ से तरीके इंसाफ के एमपीए के उम्मीदवार थे, इनसे भी बात करूंगा। और मैं आपको बताता हूं कि नौजवान के साथ हुआ क्या, नौजवान को तकलीफ क्या थी, किस तरह इसे उठाया गया, किस तरह 2.5 साल जेल में रखा गया, और फिर हाई कोर्ट में अपील दायर किए हुए 1 साल गुजर चुका, लेकिन केस की सुनवाई नहीं हुई। जिस मुल्क में अदलिया इस तरह की हो, जिस मुल्क में इंसाफ इस तरह का हो, तो उस मुल्क में क्या होता है। आज वो नौजवान इस दुनिया में नहीं है। आज नौजवान की जो है वो जनाजा, जो आज नौजवान की जो डेड बॉडी है वो जेल से आई। आज वो नौजवान जो इस दुनिया में नहीं है, उसके भाई से बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कासिम खोखर आपके बड़े भाई थे? हाँ जी, बड़े भाई। आपका नाम? नाजिम। नाजिम खोखर। हाँ जी। अच्छा नाजिम, कासिम करता क्या था? साफी था। सहाफी था। हाँ जी। तो सहाफी को 9 मई के मुकदमे में किस तरह उठाया, क्यों उठाया? पता नहीं, ये भी सर की टाइम आए थे, घर सुते पे आके उठा के ले गए। अच्छा, सुबह सर की टाइम छापा मारा था। कंधे दरवाजे टप के अब्बू तो मैं सोए थे, वो दूसरे कमरे में था। बाहर वो घर वाले भी सोए हुए थे सेन में, कोई पता ही नहीं, कोई बात नहीं। नकाब किए हुए हैं तो घर आ गए। घर से बाहर आते हुए वो गायब कर गए थे भाई हमारे। अच्छा, पंजाबी च गल कर लेना, सुबह सर की टाइम आए सन हाँ जी। ते कंधा टप के आए, नकाब कीते सन। हाँ जी। पुलिस की वर्दी सन या सिविल सिविल सन। सिविल सन? हाँ जी। ते ओनू चुक के लै गए। हाँ जी। पता ही नहीं चलिया किसी ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ हाँ ਲੈ ਗਏ। जी, पता ही नहीं चले। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕਾਸਿਮ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੋਲੇ? 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਇੱਥੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਲ ਕੱਲ ਚਲਿਆ ਸੀ। ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਚਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹੀਨੇ ਕੁ 2 ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੱਲਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ, ਉਹ ਤੇ ਸਹਾਫੀ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਹਾਫੀ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੋਚਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰੰਗਬਾਜ਼ੀ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ? ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੀ ਉਹੀ ਕਰਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਨੇ, ਕੀ ਲਾਇਆ ਨੇ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਟੱਟ ਕਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਲ ਦੇ ਮੰਗਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ। 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਕੋਈ ਮਾਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ, ਬਸ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਬਈ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਹਫਤੇ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਨੇ, ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੰਗਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਅੰਮੀ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਨੇ? ਅੰਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਦਿਲ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ 20-25 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਛਾ, ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ
ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ہاں جی ڈیتھ ہوئی ہوئی سی ਗਈ ਤੇ 28 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜੁਰਮ ਸੀ ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਸੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ کوئی جرم نہیں ਭਾਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਲਮ एक साल हो गया है, एक साल से केस उधर लग ही नहीं रहा। पहले जो वकील थे हमारे पीटीआई के जो ये 51 लोगों के थे उन्हें प्रमोट कर दिया गया जज पे, उन्हें नवाजा गया कि बेसिक आप इन लोगों को छोड़ें, आप जज की सीट पे आए और वो अब जज की सीट पे बैठे हुए हैं। अब एक साल से केस नहीं लग रहा। एक साल से केस जो है हाई कोर्ट में अपील दायर की थी नहीं लग रहा। यहाँ इस नौजवान ने और इनके अजीज हैं वो उन्होंने बड़ा एक खौफनाक इंकशाफ किया है, वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखें इतनी जालिम रियासत, इतना जुल्म, इतना जबर हमने कभी तारीख में पढ़ा भी नहीं। ये नौजवान बता रहे हैं कि जब उसे पोस्टमार्टम के लिए लेकर गए हॉस्पिटल में, आपने क्या देखा वहां पे? وہ ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں हथकड़ियां लगी हुई हैं, ہاں جی हालांकि डेथ जो है ڈیتھ वो ہوئی ہوئی ہے جیل ਚ ڈیتھ ہو گئی ਉਹਦੀ تو ہتھکڑیاں لا کے ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ नौजवान की कासिम खोखर की जो डेथ है वो जेल में हो जाती है और फिर उसे जेल से हॉस्पिटल जो शिफ्ट किया गया वो हथकड़ियां लगा के किया गया। मींस उसकी डेथ हो चुकी है फिर भी उसे हथकड़ियां लगाई गई हैं। और जब ये तमाम इसके भाई, इस नौजवान के भाई, ये तमाम रिश्तेदार पहुंचते हैं और फिर उनके सामने वो हथकड़ियां खोली गई। इतना जुल्म, इतना जबर हमने कभी सुना नहीं है। नहीं तो आपने उनसे पूछा नहीं पुलिस वालों से कि ये तो बेचारा इसके साथ पहले आपने जो जुल्म किया ठीक है, इसकी डेथ हो गई है। वो कह रहे हैं उनसे मैं बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ 28 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਮੰਗਲ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਮੰਗਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੰਗਲ ਨੇ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਆ ਮੰਗਲ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੱਲੂ ਆਪ ਆਇਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਚਲੋ ਜਾ ਮੈਂ ਆ ਜਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਕਲੀਫ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੇ 2-2 3-3 ਘੰਟੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਲਦਾ ਨਾ ਕੱਲਾ ਕਰੋ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਲਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਪਕਵਾ ਮਾਂਗਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਗਲ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਇਆ ਹਾਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝਦਾ ਜੁਰਮ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ? ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ 2.5 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕੀ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਮੁੰਡੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁੱਤੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ सूता है घरों ले गए ने। खैर ये जुल्म है जी, आइए आगे चलते हैं। बात सुनिए, चलें जी। रिजवान मुस्तफा सियान साहब ये भी उस नौजवान के साथ जेल में मौजूद थे। सियान साहब ये बड़ा जुल्म है, एक नौजवान जो बड़ा माँ बाप का एक लाल बेटा है और फिर चाची जी उम्र की सी मुंडे दी भाईजान 32 साल जिस नौजवान है और फिर उसकी जेल में डेथ हो गई है और फिर सबसे बड़ा जुल्म ये है कि उसे हथकड़ियां लगा के सिविल अस्पताल में लेकर गए पोस्टमार्टम के लिए। मतलब वो तो डेथ हो चुकी थी, उसने कहाँ जाना था? देखें सबसे पहले तो ये जो जवानी की मौत और फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का वो कारकुन था, फिर वो एक सहाफी था और दिल जो है ना वो अभी तक इन चीजों को मान नहीं रहा कि माशाल्लाह वो एक सेहतमंद एक तवाना लड़का, क्योंकि हम उसके साथ जेल में मौजूद थे। जैसे ही वो मतलब हफ्ते में कोई एक दिन होता था कि वो हमसे मिलने के लिए जिस जगह पे हमें बंद किया गया था वहां पे आता था तो आगे सिर्फ मुझे एक बात करता था, चौधरी साहब मुझे बताएं कि मैं तो सहाफी था तो मुझे क्यों पकड़ा, मेरा जुर्म क्या है, मेरा क्या जुर्म है। तो मैं उसे यही कहता था कि भाई ये जो 51 लोग अंदर बंद हैं ये बेचारे, इनका जुर्म तो मुझे भी नहीं पता क्या है। और साथ में उसको ये बात करता था कि तुम लोग तो चलो फिर राहवाली के एरिए के रहने वाले थे, वहां मौजूद थे, लेकिन मैं तो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर बैठा हुआ था चांदा किला में, मुझे तो पता ही नहीं कि
कैंट में क्या हो रहा है या जीटी रोड किसने ब्लॉक किया हुआ है। आपकी मुलाकात होती रहती थी मुलाकात होती है। जब जेल, आप भी तकरीबन 1 साल जेल में गुजारा है, तो आपकी जेल में इस नौजवान से मुलाकात हुई है? हुई है। और असल में ये चीज है क्योंकि इनको जेल हुकाम ने क्योंकि अदालत की तरफ से इनको सजा दी जा चुकी थी और सजा 5 साल बामुशक्कत सजा थी, तो इनके साथ जुल्म सबसे बड़ा ये है कि मैं हैरान हूँ और परेशान हूँ इनको सजा देने वालों पे। और कभी कभी इस बात पे देखते हैं कि ये कौन लोग हैं कि जिन्होंने इसको सजा दी या इसको दी या उन 51 को दी। इन लोगों ने तो कभी मेरा ख्याल है किसी चिड़ी का पर भी नहीं तोड़ा होगा। वो जो लोग अंदर है ना पीटीआई के, वो तो मासूम लोग हैं और उन लोगों के साथ इतना जुल्म किया जा रहा है कि आप ये खाना पकाते थे पूरी जेल का, इनको मुशक्कत करवाई जाती थी। और अगर आपने मुशक्कत नहीं करनी तो यू हैव टू पे $10,000 पर हेड, 10,000 रुपीज, सॉरी 10,000 रुपीज पर हेड आपको पे करना पड़ता है कि आपकी जान छूट जाए काम करने से। इतना मतलब जुल्म किया जा रहा था उन वर्कर्स के साथ। और उनमें से ही एक ये है, ये तो बिल्कुल तंदुरुस्त था, जवान था। अब इतने इतने बड़े बर्तन, 5,000 लोगों का खाना पकाना, ये जेल के ऊपर मेरा, ये पीटीआई वालों से करवाया जाता है। मेरा ये मुतालबा है एज अ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का वर्कर, मेरा ये मुतालबा है। मैं क्योंकि ये तो कोई 50 नंबर की गवर्नमेंट है, ये तो गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन जो भी इस वक्त इस मुल्क को चला रहा है ना, मेरा उससे मुतालबा है कि खुदारा इन गरीब लोगों पे कुछ एहसान करें, इनकी फैमिलीज पे एहसान करें। ये वाहद घरों के सहारे हैं जिन लोगों को आप लागर, नकारा और आप उन लोगों को मार के या जिस तरह भी उनको बाहर फेंक रहे हैं। एक बंदा जो इस दुनिया फानी से जा चुका है उसको हथकड़ियां लगा के आप लोग हॉस्पिटल लेके आए हो क्योंकि वो फौत हो चुका था। सबसे बड़ी इंसान की तजलील यहीं पे होती है। ठीक है जी। देखें जी, ये वालिदैन है, ये वालिद हैं, वो छोटा भाई है, ये साथ मामू हैं, बाकी अजीज भी हैं, रजवान मुस्तफ़ा सियान यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन मैं यहाँ तहरीक इंसाफ के लिए भी कुछ कहना चाहूँगा। देखिए, तहरीक इंसाफ को एक तो इन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि इनका, इस नौजवान का जो बड़ा भाई है वो अभी भी डायलिसिस के लिए गया हुआ है, वालिद बुजुर्ग है और एक छोटा भाई है, फिर 2.5 साल जेल में गुजारे। और मुझे दुख हुआ इस बात का और ये सुनकर कि कोई लीडरशिप में से किसी ने जनाजे में शिरकत नहीं की। उम्मीद है अब आप तमाम लोग इसके घर पहुंचेंगे और आके इनसे ताज़ियत भी करेंगे, आके इनसे अफसोस भी करेंगे और इनका भरपूर साथ भी देंगे। बहुत शुक्रिया।